हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने लास्ट वीक एक नया डायरेक्शन निकाला है कि जितने भी लो राइज फ्लोर हैं उसमें जो फोर्थ फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है उस पर फिलहाल होल्ड डाल दिया गया है। मतलब आप अभी सिर्फ ग्राउंड+2 या स्टिल्ट+3 फ्लोर्स का ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। जब से ये न्यूज़ आई है तब से मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशन है अराउंड इन्वेस्टर्स, प्लॉट के प्राइजेस क्या हैं, अब डेवलपर्स क्या करेंगे। बट एक टिपिकल मिडिल क्लास होम बायर के बारे में बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा। आज का हमारा डिस्कशन इज अराउंड एक्चुअल एंड यूज़र होम बायर कि उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आया है, क्या वो कम्प्लीटली नेगेटिव है या फिर ये पूरे रूलिंग के अंदर उनके लिए शायद एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी है। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही क्रिस्प और ऑब्जेक्टिव ड्रिवन होने वाला है। हम बात करेंगे कि ये नई रूलिंग एग्जैक्टली है क्या, इसमें क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है, ये कब से लागू होने वाली है और इसका होम बायर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और होम बायर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो एकदम ऑब्जेक्टिवली पॉइंट बाय पॉइंट। अब इसमें क्या क्या एक्सक्लूडेड है। जितनी भी 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग जो अभी बन चुकी हैं या फिर जिनका बिल्डिंग प्लान ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है वो 4 फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये पूरी तरह लीगल है। बट जहाँ पे बिल्डिंग प्लान अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, इनफैक्ट अगर आपने प्लान सबमिट कर दिया है और वो अप्रूव नहीं हुआ है, वहाँ पे भी आप 4 फ्लोर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। यू कैन कंस्ट्रक्ट अ मैक्सिमम ऑफ 3 फ्लोर्स। अब इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। सारे लो राइज फ्लोर्स, चाहे वो रेरा अप्रूव्ड बड़ा प्रोजेक्ट हो, चाहे वो एक हुड्डा का सेक्टर हो, लाइसेंस्ड कॉलोनी हो या फिर डीडीजीएवाई के आने वाले फ्लोर्स हों या फिर वहाँ पे आपने प्लॉट खरीदा है, जिसका भी बिल्डिंग प्लान अप्रूव नहीं हुआ है अभी तक, वो सारे के सारे अभी आने वाले टाइम में सिर्फ 3 ही फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, चौथा फ्लोर कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। क्या ये रूलिंग अभी हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है? तो जी नहीं, ये अभी तक फाइनल नहीं हुई है। अभी सिर्फ फोर्थ फ्लोर के कंस्ट्रक्शन पे होल्ड डाला गया है। अभी एक कमिटी फॉर्म हो रही है जो कमिटी डिसाइड करेगी कि क्या ये परमानेंट चेंज होगा या फिर फोर्थ फ्लोर का कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। अब आपको पता ही है इंडिया में कमिटी का डिसीजन 15 दिन से 1 साल के बीच में कभी भी आ सकता है। इंडिया है, ऑफ कोर्स यहाँ पे कमिटी फॉर्म होना और डिसीजन आना अपने आप में बहुत लंबा समय लेता है। इसका लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे आएगा? इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला की मार्केट्स पे। अब इंटरेस्टिंगली ये डिसीजन अचानक से लिया क्यों गया? 2018 तक हरियाणा में सिर्फ ग्राउंड+2 या फिर स्टिल्ट+3 कंस्ट्रक्शन अलाउड था। 2018 में गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया कि हम यहाँ पे अभी फोर्थ फ्लोर का रजिस्ट्रेशन भी अलाउ करेंगे। उसके बाद में सिर्फ 5 सालों के अंदर ये डिसीजन वापस चेंज करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा प्रेशर आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवेज, इन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी कमी थी। कमी क्यों थी? क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स जिन्होंने लाइसेंस कॉलोनीज बनाई थी उन्होंने टाइम से अपना ईडीसी चार्जेस, दैट इज एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, पे ही नहीं किए थे। अगर गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज करके, पीनलाइज करके टाइम से ये चार्जेस ले लेती तो शायद आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से रेडी होता। दूसरा, गवर्नमेंट ने हुड्डा सेक्टर्स के अंदर 1% एडिशनल सरचार्ज भी अप्लाई किया कि अगर आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर या बिल्डर फ्लोर रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको 1% एडिशनल देना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। उसके बावजूद उसका इम्प्लीमेंटेशन करेक्टली नहीं हो पाया और आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। उसके वजह से ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो ये पूरे डिसीजन का एक होम बायर, एक एंड यूजर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जानने के लिए हमको थोड़ा सा चेन ऑफ इवेंट्स और एक साइकिल को थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। सबसे पहले 2018 में जब ये फोर्थ फ्लोर का रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ, वहाँ से लेके 2023 तक हमने प्लॉट्स के अंदर एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन देखा। क्यों? क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उस पर 4 फ्लोर बना के अच्छे प्रॉफिट कमा सकता हूँ। लेकिन अभी आने वाले टाइम में ये प्लॉट्स का एप्रिसिएशन रुक जाएगा और प्लॉट के प्राइसेस थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे। क्या ये गिरेंगे? देन आंसर इज नो, ये नहीं गिरेंगे। क्यों? प्लॉट्स यूजुअली इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। कहीं पे कुछ आपको डेस्परेट डील्स मिल जाएंगी, शायद 2-5% डिस्काउंट, लेकिन एट अ लार्जर लेवल ये प्लॉट के प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये प्राइसेस स्टेबल हो भी गए तो भी जहाँ पे मैं आज की डेट में एक पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 4 लोगों में डिवाइड कर रहा था, वो फ्यूचर में मैं सिर्फ 3 लोगों में डिवाइड कर पाऊंगा। तो मेरा पर फ्लोर कॉस्ट तो बढ़ना ही बढ़ना है। मैं डेफिनेटली अपना प्राइस बढ़ाऊंगा। तो क्या ये प्राइस पूरा 33% से बढ़ेगा? देन अगेन नो। क्यों? क्योंकि मेरा थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम होगा।
तो ये पूरा प्राइस कहीं पे 20-25% से बढ़ेगा। बट जब ये प्राइस बढ़ेगा तो क्या ये आज की डेट में बढ़ेगा? देन अगेन आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये उन पे एप्लीकेबल है जहाँ पे बिल्डिंग प्लान्स अभी तक अप्रूव नहीं हुए। मतलब ये कहीं ना कहीं अगले 6 महीने 1 साल में बढ़ेगा। तो उसके बीच में क्या होने वाला है, इसको समझने के लिए हमको 3 अलग केसेस लेने पड़ेंगे। सबसे पहला केस लेते हैं प्रोजेक्ट्स का। प्रोजेक्ट्स जहाँ पे रेरा अप्रूवल आ चुका है। अब जहाँ पे भी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये मल्टीपल फेजेस में डिलीवर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो भी कोई ना कुछ प्लान कर रहे होंगे डेवलपर्स कि अगले 3 महीने या 6 महीने में हम हमारा नया फेज लेके आएंगे। अब अगर 6 महीने में नया फेज आ रहा है और आज के फेज से 6 महीने बाद में अचानक से 20% प्राइस बढ़ा दूं, तो मार्केट अगेन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़े डेवलपर्स अपने प्राइजेस को ग्रेजुअली अगले धीरे धीरे करे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। तो आप देखोगे कि हर महीने कुछ ना कुछ प्राइस इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर, ताकि 6 महीने बाद अचानक से एक बड़ा इम्पैक्ट ना आए और मार्केट वो 20-25% प्राइस राइज के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे। दूसरी चीज़ जो ये डेवलपर्स करेंगे वो है कि अपना इन्वेंट्री का आउटफ्लो थोड़ा सा स्लो कर दें, मतलब सप्लाई थोड़ी सी कम कर दें। अपने लॉन्चेस को फेज वाइज मैनर में थोड़ा सा डिले कर दें, ताकि एकदम से सप्लाई मार्केट में बढ़े नहीं, ताकि डिमांड कंसिस्टेंट रहे और नए प्राइस पे भी डिमांड रहे। क्योंकि अगर सप्लाई बढ़ गई तो शायद इतने बड़े प्राइस के ऊपर लोग खरीदेंगे नहीं। तो आप देखोगे कि ओवरऑल इनके फेजेस भी लेट होंगे और प्राइजेस भी ग्रेजुअली बढ़ेंगे। अब जो सेकंड केस है वो है बिल्डर फ्लोर्स का। अब बिल्डर फ्लोर्स लोग क्यों लेते थे? क्योंकि लिए वो एक अफोर्डेबल ऑप्शन था इन कंपैरिजन टू अ बिग प्रोजेक्ट, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट। क्यों? एमिनिटीज कम है, थोड़ी सी सिक्योरिटी कम है, प्लस वो लोग लेते थे जिनके लिए लोकेशन वॉज प्राइम इंपॉर्टेंट। क्योंकि सेंटर ऑफ द सिटी में प्राइम लोकेशंस पे बिल्डर फ्लोर वॉज ऑलवेज अ गुड अफोर्डेबल ऑप्शन रादर देन एनी हाई राइज बिल्डिंग, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती जा रही थी। लेकिन अब ये रूलिंग के बाद बिल्डर फ्लोर भी बहुत महंगे हो जाएंगे। तो जो ये अफोर्डेबिलिटी फैक्टर जिसके वजह से लोग ये बिल्डर फ्लोर लेते थे, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर अफेक्ट हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये बिल्डर फ्लोर्स बनाते कौन है। अब इसमें दो टाइप ऑफ डेवलपर्स हैं। पहला, जो साल में 1 या 2 प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेवलपर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरे जो थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं और वो साल में एक 5-10 प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं। बट ये ओवरऑल बहुत ही कम ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स हैं बिल्डर फ्लोर सेगमेंट के अंदर। अब जो भी ये डेवलपर्स 1 या 2 प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो इतने अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी डर है कि अगर ये अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर हट गया तो क्या बायर्स इतने बड़े इंक्रीमेंटल प्राइस पे घर खरीदेंगे। तो शायद ये डेवलपर्स भी उतना ज़्यादा रिस्क ना लें और इनका भी जो प्रोजेक्ट्स का आउटफ्लो है वो कम हो जाए। मतलब ओवरऑल सप्लाई मार्केट में बिल्डर फ्लोज की भी कम हो जाएगी। तो जब सप्लाई बिल्डर फ्लोज और प्रोजेक्ट्स, लो राइज प्रोजेक्ट्स दोनों की कम हो गई, तो ये सारा का सारा डिमांड जाएगा कहाँ पे? टुवर्ड्स हाई राइज। अब जब हाई राइज के डेवलपर्स ये एक्सपीरियंस करेंगे कि हमारे पास डिमांड भी आ रही है, प्लस लो राइज के प्राइजेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट का थोड़ा सा लालच तो आएगा ही आएगा और वो लोग भी अपना प्राइस थोड़ा सा कहीं ना कहीं बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब इसका इम्पैक्ट सिर्फ हरियाणा की मार्केट पे या गुड़गांव की मार्केट पे नहीं आएगा। डेफिनेटली हरियाणा और गुड़गांव स्पेसिफिकली हाउसिंग बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। बट इसका इम्पैक्ट इसके अलावा नेबरिंग मार्केट्स पे भी आएगा। एनसीआर में गुड़गांव फरीदाबाद के बाद में सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा नोएडा, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा। क्योंकि जब यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद जैसी लोकेशंस पे लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। प्लस सिमिलरली पंचकुला में अगर अफोर्डेबिलिटी महंगी हो जाएगी तो डिमांड मोहाली की बढ़ेगी। तो ये एक छोटा सा डिसीजन सिर्फ एक हरियाणा या गुड़गांव की मार्केट या फरीदाबाद की मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा नेबरिंग मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट करेगा और इसका इम्पैक्ट के बहुत ज़्यादा स्पाइरल इफेक्ट्स होंगे। बट अब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है कोई कि ये इसका सारा नेगेटिव इम्पैक्ट ही है कि सिर्फ प्राइजेस ही बढ़ते जाने वाले हैं? तो आज एक नॉर्मल होम बायर जिसका सपना है कि मैं अपना घर खरीदूं, उसको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला, अगर आप बहुत क्लियर हो कि आपको 2023 में अपना घर खरीदना है और आप शायद इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि 2023 में रिसेशन हिट करेगा तो शायद प्राइजेस थोड़े से नीचे गिरेंगे और मैं घर खरीद लूँगा, देन आई डोंट थिंक कि इस मार्केट सिचुएशन में, गुड़गांव वाले मार्केट सिचुएशन में रिसेशन आने के बावजूद भी प्राइजेस गिरेंगे। ये कहीं ना कहीं ये डिसीजन का इम्पैक्ट होगा कि प्राइजेस धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे।
तो अगर आप सीरियस हो, आपको घर खरीदना है, देन आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। व्हाई दिस इज़ द राइट टाइम? बिकॉज अभी प्राइस बढ़ना शुरू नहीं हुए हैं। दूसरा, बिल्डर फ्लोर सेगमेंट में स्पेसिफिकली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि ये जो छोटे डेवलपर्स हैं जो 1 या 2 प्रोजेक्ट करते हैं साल के, उनको आज सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि उनका कहीं ना कहीं फंड स्टकअप ना हो जाए। तो वो चाहेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेंट्री सेल ऑफ करूं और कैश इन हैंड करके वेट करूं कि जब ये सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो तब दे कैन मूव अकॉर्डिंगली कि प्लॉट्स खरीदने हैं, फ्लोर बनाने हैं या फिर कुछ और करना है, राइट। तो आज आपको एक अच्छे रेट में चीज़ें मिल जाएंगी। आज से 6 महीने बाद जब वो 3 ही फ्लोर बचेंगे तो आपको ये उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो टुडे probably would be a right time for you to buy a house because then you can save on your cost. Now finally, क्या ये कमिटी सच में ये बोलेगी कि 4th फ्लोर का कंस्ट्रक्शन आज के बाद कभी अलाउड नहीं होगा या फिर ये कमिटी अलाउ करेगी? देन माय पर्सनल ओपिनियन इज कि आई थिंक इट्स कुड बी अ वेरी डिफिकल्ट कॉल। आप 4th फ्लोर का कंस्ट्रक्शन बैन कर दोगे, ओवरऑल हाउसिंग के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी और मैं पर्सनली इसके फेवर में नहीं रहूँगा। रीज़न बीइंग, हर किसी का सपना है कि अपना एक घर हो। अगर इसी तरीके से घर के प्राइजेस बढ़ते रहेंगे तो लोग घर कैसे खरीदेंगे? दूसरा, आई बिलीव एक हाइब्रिड सोल्यूशन इज़ अ मच बेटर अप्रोच रादर देन अ ब्लैंकेट अप्रूवल और डिसअप्रूवल। अ ब्लैंकेट अप्रूवल और डिसअप्रूवल मीन्स कि जहाँ पे आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नहीं हो सकती, ये लोकेशन ऑलरेडी बहुत कंजस्टेड है, वहाँ पे आप 3 फ्लोर का ही अप्रूवल दीजिए। बट जो डेवलपिंग लोकेशंस हैं जहाँ पे अभी स्कोप है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, वहाँ पे तो एटलीस्ट 4 फ्लोर का अप्रूवल देना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं पे तो प्राइस की अफोर्डेबिलिटी रहे लोगों के लिए। मैं चाहे सेंटर ऑफ सिटी ना ले पाऊँ, थोड़ा सा दूर जाके ले लूँ, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बायर्स के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए। नाउ दिस इज प्योरली माई पर्सनल ओपिनियन, माई पर्सनल टेक। अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट लाइक इट, पीपल वुड लव इट। आपको ये पसंद आया, नहीं पसंद आया, प्लीज़ इसको कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मुझे भी फीडबैक मिलेगा तो अच्छा लगेगा। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि आप और कौन से टॉपिक पे चाहते हैं हम वीडियो बनाएं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल, इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू, टेक केयर, हैव फन।